क्या है इसको, इसी को ज्योग्राफी पढ़ा दे, ठीक है। इसको बताने में मैप थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, इसको ख़त्म कर देते हैं, फिर ज्योग्राफी स्टार्ट कर देते हैं। फिर डिजिटल बोर्ड लेने के बाद उस पर थोड़ा दिखा के पढ़ाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ थीं हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वर्ण रेखा हम लोग पढ़े हैं, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, ठीक है, कावेरी कर्नाटक से निकलती है, वैगई, ठीक है। हमने इस साइड की नदियाँ जो पश्चिमी घाट से तो निकली हैं लेकिन गई हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी में, ठीक। ये निकली पश्चिमी घाट से लेकिन वो आके मिली कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। सबसे ऊपर स्वर्ण रेखा नदी है, नागपुर के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। ये आपकी ब्राह्मणी और वैतरणी है। वैतरणी बताएं कि शंख और दक्षिणी कोयल से निकलती है, ठीक है। ये महानदी है आपकी, ठीक है, सियावा से निकलती है छत्तीसगढ़ के पास से। तो बंगाल की खाड़ी वाली पढ़ रहे थे ना? हाँ, हम लोग बंगाल की खाड़ी पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे अरब सागरी शाखा की नदियाँ, ठीक है। तो जो ये अब ये महानदी है सियावा से निकली, ठीक। अब इसी पे आते हुए ये आके मिली बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी, ठीक है, त्रंबकेश्वर की पहाड़ी से निकली, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, ठीक, वहाँ से निकली और आके मिली बंगाल की खाड़ी में, ठीक। ये आपकी है कृष्णा, ये भी महाबलेश्वर पहाड़ी से निकली है, पश्चिमी घाट से ही आके मिली बंगाल की खाड़ी में, ठीक। पेन्नेरू नदी है, कर्नाटक से निकलती है, आती है बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु होते हुए मिल जाती है, ठीक। आपकी एक नदी है कावेरी, ठीक, ये भी निकलती है आपकी कर्नाटक से, ठीक, ये आके तमिलनाडु में आते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक। ये जो है वैगई नदी निकलती है तमिलनाडु से ही, ठीक है, लेकिन ये गिरती है पाक की खाड़ी में, इसको याद रखिएगा। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये पाक की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। जब भी आपसे पूछे कि वैगई नदी कहाँ गिरती है तो पाक की खाड़ी में गिरती है, ना कि बंगाल की खाड़ी में, ये पूछा है कल ही देखे, सेट में आता है सब कुछ, ठीक है। अब ये और वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, कल बताए थे आप लोग, वैगई नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, मदुरई स्थित है, ठीक है। एक नदी है ताम्रपर्णी, ठीक है, ताम्रपर्णी जो है यहीं पे है, ठीक है। कावेरी जो है ये जो इसके तट पे स्थित है तिरुचिरापल्ली, ठीक है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, समझा रहा है। ये हम आपको बता दिए हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब हम लोगों को पढ़ना है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक। अरब सागरी नदियाँ, अरब सागरी नदियाँ का ये है कि ये जितनी भी नदियाँ इस पश्चिमी घाट से निकलेंगी, ठीक है। यहाँ से जा रही थी तो ऐसे बना रही थी, आज से ऊंचाई से आते हुए ऐसे हो गई, यानी आते हुए ये प्लेन हो गई, ठीक है, प्लेन हो गई। तो इनका जो बहाव था, जो इनकी धारा तेज थी वो स्लो हो गई यहाँ पे, तो इन्होंने डेल्टा का निर्माण किया, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो पश्चिमी घाट से नदी इस साइड निकलती है वो तेजी से आती है, ठीक है, और ये निर्माण करती है एस्चुरी की, ठीक है। एस्चुरी क्या होता है, जैसे ये जो नदी है अपने साथ कचरे को बहा के ले जा रही है, लेकिन इसको ये समुद्र में पटक नहीं पा रही है,
ठीक है, ये समुद्र में इसको पटक नहीं पा रही है, ये अंदर ही डेल्टा बना दे रही है। डेल्टा बना के कहीं से कट जा रही है, कहीं से कट जा रही है, कहीं से कट जा रही है, कहीं से कुछ तिरछा आड़े बना के चली जा रही है। लेकिन ये नदी सबसे पहले तो इसमें कोई बहुत कम कचरा है, भ्रंश घाटियों से बहती है नदियाँ, ठीक है, तेजी से इनका बहाव है, ठीक। जब भी कुछ जो भी कचरा इनका रहता है डायरेक्ट ला के समुद्र में मिला देती हैं, ठीक है। तो नदियों का कचरा डायरेक्ट समुद्र में जहाँ मिलता है उस जगह को हम लोग कहते हैं एस्चुरी, ठीक है, उसे हम लोग एस्चुरी का नाम देते हैं, ठीक है। वो होता है एस्चुरी। डेल्टा होता है कि जो नदी बीच में अपना गाद को कचड़े को छोड़ दे और टीले टाइप बन जाए, वो होता है डेल्टा, ठीक है। वहाँ पे दलदल हो, ठीक है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, तो वो डेल्टा इधर होता है एस्चुरी, ठीक है। तो अरब सागरी अधिकतर नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं वो निर्माण करती हैं एस्चुरी की, ठीक है। इधर ज़्यादा नदी है भी नहीं, जैसे एक नदी है अरावली पर्वत है, यहाँ आप लोगों को पढ़ाए हैं, राजस्थान में है, यहाँ से निकलती है लूनी, ठीक है। यहीं से निकलती है एक साबरमती, यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से राजस्थान होते हुए एक माही नदी निकलती है, ठीक है, खंबाती खाड़ी में गिर जाएगी। ये जो साबरमती खंबाती खाड़ी में गिर जाएगी। यहाँ से निकलती है आपकी नर्मदा खंबात की खाड़ी में। यहाँ बैतूल जिले से निकलती है ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में, ठीक है। महाराष्ट्र की सर्वाधिक जो है गोदावरी, कृष्णा, ये नदी इसी साइड चली जाती हैं, ठीक है। गोवा में एक नदी है मांडवी, जिसकी राजधानी है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है, उसी मांडवी नदी किनारे स्थित है, ठीक। तो इस साइड जो है सिर्फ 6-7 नदी हैं, ज़्यादातर नदियाँ इसी साइड थी, ठीक है। इस साइड बहुत कम नदी है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके आपका जो अरब सागर में गिरने वाली नदी हैं, लूनी हो, साबरमती हो, माही हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो, इन सबको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली जो नदी है अभी जान रहे हैं, हमको सीखना है पीपीटी बनाना, सीख रहे हैं पीपीटी। पीपीटी जैसे बोर्ड ऑफ नहीं देखते आता है, जैसे अब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे हम तो सिर्फ ये थोड़ा पढ़ाएंगे, हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें पीपीटी चाहिए ना। जैसे कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन लिख के आ जाएगा, उसके नीचे आंसर रहेगा, 4 आंसर रहेंगे। अब ये पहला जो क्वेश्चन होगा ये पीपीटी है, यहाँ पे सब लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब अपना तैयार करेंगे, सभी लोगों का, सभी टीचरों का यही नियम है, पीपीटी से थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है, दिमाग में नहीं भी रहता है तो देखने तो तैयार हो जाता है, ठीक। डिजिटल बोर्ड आके टीचरों की थोड़ा सा मतलब कम कर दिया उनके मेहनत को, नहीं तो लिखना पड़ता, मिटाना पड़ता, जितना हम लिखते हैं। मेरे क्लास मेरा कहिए ख़त्म हो गया होता अब तक पॉलिटी का, जितना लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है बना के, तब तो ख़त्म हो गया होता, ठीक है। तो अब पीपीटी बन के तैयार रहेगी, करंट अफेयर्स हुआ, ठीक। जैसे कोई न्यूज आ गया, चाहे अब राम मंदिर का है, किस शैली में बना है, नागर शैली में बना है, ठीक। अब इस शैली क्या क्या, नागर शैली में क्या होता है, वो सब पीपीटी बन के कहता ना कि कितना बार हम लिखेंगे। तुरंत गूगल पे गए तो बनाए पीपीटी, आया ख़त्म, बना देखिए ये ऐसे है, यहाँ ऐसे है, ये है, समझाए, सामने खड़े होकर निकल लिए। अब लिखने जाएंगे, बनाने जाएंगे, ये गुंबद है, यहाँ पे तीसरा तल्ला है, यहाँ से ऐसे चढ़ते हैं तो ये होता है, फिर पीछे से ऐसे बना है, बीच में ये है, यहाँ पे एक कैमरा लगा है, ऐसे लगा है, वैसे लगा है, तो ज़्यादा होगा ना। फिर अब ऐसे डायरेक्ट आया, दिखाए, खुद कुछ वीडियो में दिखा, कुछ ऐसे दिखा के निकल लेंगे, ठीक है। मेरे में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। जब हम जब यहाँ पे कोचिंग खोले तो इस बोर्ड को लिए, सबसे पहले मेरे पास छोटा बोर्ड था, मेरे रूम में लगा है ना, इतना ही बड़ा है वो, ऐसे करेंगे तो ये इतना बड़ा है वो बोर्ड, ठीक है। जब हम स्टार्ट किए 2021 में पढ़ाना, 21 में सही पढ़ा, शुरू किए थे धीरे धीरे, ठीक है। वो जिद था पढ़ाने की तो इतना बड़ा था, ठीक है। अब फिर जब यहाँ कोचिंग खुला तो इतना बड़ा आया, ठीक। अब और पैसा लगा के जा रहे हैं डिजिटल बोर्ड लाने
देखते हैं क्या होता है। हम भी अपनी किस्मत आजमाते जाते हैं, इसी को उसी में लगा दीजिए। किस्मत के साथ खेलना हमें अच्छा लगता है। कुछ नहीं तो अच्छा ज्ञान तो देती है, ठीक है। तो जो पीपीटी हम बनाएंगे तो इस तरह का करना होगा। तो करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो करंट अफेयर्स पढ़ना है ऑनलाइन ना। करंट अफेयर्स पढ़ते हैं आप लोग? हम नहीं पढ़ते हैं करंट अफेयर्स अभी। हमको ऑनलाइन कुछ सही नहीं। तो करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ते हैं यार? हम और इसमें देश में आते हैं उससे जो भी पढ़ता है उसको लिखते हैं। एग्जाम आए तो कैलेंडर ले लेंगे, पढ़ लेंगे। नहीं, उसको पढ़ा करिए, ठीक है। जानते कि जमाना नया थोड़ा सा है। आप अगर उसको 10 दिन बाद याद करेंगे ना, तो जो आज देखा है आपसे 10 गुना आगे है वो, और आप 10 दिन पीछे हैं, अभी 10 दिन बाद देख रहे हैं आप उस चीज़ को। गौरव में एक पढ़ाते हैं तो उनका 1.5 घंटे का नीचे का रहता नहीं है। देखेंगे लिखेंगे तो 3 घंटे एक ही में लग जाएगा। तो सब मत लिखा करिए ना। अरे कितना भी लिखेंगे। सब उसमें लगता है कि सब लिखने लायक है, लिखने की बात लगता है सभी लिखने लायक है। अरे अब जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो लगेगा ही। कुमार गौरव जब आए थे वो मतलब भाई देखिए, अपने अंदर कुछ लाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, ठीक है। किए क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं, बस पीपीटी बनाए हैं। क्वेश्चन अलग से, जैसे ये क्वेश्चन आया उसका, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में आ गया कि एनजेसी पे विवाद चल रहा है, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, इस पर विवाद चल रहा है, ठीक। अब ये जो विवाद चल रहा है इनकी है एक कॉलेजियम पद्धति। अगर हमें यूपीएससी वालों को बताना होगा तो हमें बताना होगा एसपीजी गुप्ता केस फर्स्ट, एसपीजी गुप्ता केस सेकेंड, एसपीजी गुप्ता केस थर्ड, सुप्रीम कोर्ट के केस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये बताना होगा, ठीक। कैसे कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे बन के वो आया, कैसे कॉलेजियम की पद्धति का निर्माण हुआ, ठीक। ये एनजेसी जिसे सरकार ने लाया है 2014 में पास करा दी थी, ठीक। अब इसमें कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, अब ये तो सिर्फ सिंगल है, ठीक है। एनजेसी कौन ला रही है? सरकार ला रही है। कॉलेजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का तरीका है, ठीक। अगर आप बताइए सुप्रीम कोर्ट आया तो हमारे पास ये सुप्रीम कोर्ट आ गया, सबसे पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा था, इसमें पेट के एग्जाम में पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में, जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो हम लोग को पढ़ाए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे, ठीक है। और आज भी इतने ही जज हैं, हमने पढ़ाया हम लोगों को कि आज भी इतने ही जज हैं, ठीक है। लेकिन इनकी संख्या में संसद जो है संशोधन कर करके आज कितने पहुंची है, और उस समय था 6+33 अन्य न्यायाधीश, अब एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक। अब बात आई है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की। क्वेश्चन देखिए कैसे बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वर्तमान में 33+1, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। जब सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति हुई थी कितने जज थे? 6+1 7 थे, ठीक है। वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है, ये बताइए। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये बताइए। पहले मुस्लिम कौन थे, ये बताइए, ठीक है। इसमें कौन सा इनका क्रम है, ये बताइए। इनकी नियुक्ति कौन करता है, ये बताइए। कैसे ये आते हैं, ये बताइए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार का संरक्षक है, ये बताइए। संविधान का सर्वोच्च व्याख्याकर्ता ये है, सुप्रीम कोर्ट है। आ गया? कितना क्वेश्चन बना? 12 बन गया ना? बना कि नहीं बना? बस कुमार गौरव यही किए, और क्या, दूसरा कोई अलग थोड़ा कुछ है, ठीक है। बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सर इस बोर्ड को किसी को दीजिएगा मत, कहे देंगे? इसको मत दिया किसी को, बोर्ड को किसी को दीजिएगा मत, करिएगा नहीं देंगे? उसी में एक तरफ बना लेंगे। अच्छा, काहे नहीं देंगे? हम बता रहे हैं। इसी को नहीं छोड़ना। ये काम मेरा बोल। ठीक है, ये है आपका अरावली पहाड़ी, ठीक। आप लोग मैप निकाल लीजिए मैप, ठीक है, वो मैप निकालिए।
पॉलिटिकल वाला खोलिए आप लोग, पूरा खोलिए भारत का, ये खोलिए प्रायद्वीपीय भारत, महाराष्ट्र से लेके गुजरात वाला भाग, जहाँ पे गुजरात स्टार्ट हो, ये यहीं पे राजस्थान है, राजस्थान होगा और गुजरात होगा, दिया है, पहला ही है ये, भारत के बाद पहला यही स्टार्टअप होता है। नहीं सर, पहला जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू कश्मीर है पहला, दूसरा है ये, दूसरा, ठीक है, इसी के बाद है राजस्थान होगा और गुजरात। फिजिकल में आइए आप लोग, फिजिकल में आइए, देखिए अरावली से एक नदी निकल रही होगी लूनी, लूनी नदी, अरावली पर्वत श्रेणी से निकल रही है, ठीक है, उसको बनाइए। लूनी नदी अरावली से निकल रही है। इस नदी को, ये नदी कुछ दूर तक तो मीठे पानी लाती है, ठीक है, कुछ दूर तक ये नदी जो है मीठा पानी लाती है, लेकिन कुछ दूर के बाद इसमें नमक की मात्रा मिलने लगती है, जिससे ये हो जाती है लवणीय नदी, ठीक है। ये जो लूनी नदी है, जब ये राजस्थान के अरावली वाले भाग से निकलती है तो कुछ दूर तक जब आती है तो ये मीठा पानी लाती है, ठीक, लेकिन कुछ दूर तक जब चल के आती है तो फिर ये लवणीय नदी हो जाती है, जिसमें नमक की मात्रा हो जाती है। सर वो कैसे होता है? देखिए, जैसे ये जो जमीन है, ठीक है, मिट्टी खाए हैं, छोटे पे खाए होंगे, मिट्टी जब आप खाते हैं तो देखेंगे तो नमकीन होता है, नमक जैसा होता है। आप अपने शरीर को, हम आपको जब पढ़ा रहे थे निर्वाचन आयोग तो बताए थे कि सिल्वर जो है उसका, सिल्वर नाइट्रेट, जिससे ये उसका रंग नहीं हटता है, किसके कारण? नमक से मिलने के कारण वो सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है, आपके शरीर पे नमक है, ठीक। जितने भी ये खराब पदार्थ, जैसे आप लोग भोजन वगैरह जो फेंकते हैं आप लोग, ठीक है, उससे सब कहाँ जाएगा? तो जब बारिश होती है तो उसमें नमक की मात्रा तो रहती ही रहती है, ठीक है, वो बह के देखिए, मतलब आप लोग जब बारिश होती है कहीं, बारिश होने के बाद जब बारिश में सूख जाता है, देखिए सफ़ेद सफ़ेद टाइप दिखने लगता है, नहीं दिखता है? जब बारिश खत्म होती है, बारिश समाप्त होती है तो कुछ समय देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद टाइप दिखता है। सर वो बारिश का पानी तो सर अम्लीय होता है सर। बारिश का पानी शुद्ध होता है, वो बारिश का पानी शुद्ध होता है। जब आप देखेंगे, जब ये आप कभी बारिश में भीग जाइएगा तो देखेंगे, भीग के जाते हैं तो मक्खी वगैरह आपके शरीर बैठने लगती हैं, देखें, हाँ, वो बारिश का पानी मीठा होता है। वो आपका बारिश का जो पानी खारा हुआ है वो इस पृथ्वी पे, इस जमीन पे पड़ने के बाद खारा हुआ है। आपकी शरीर धुली, आपके शरीर से नमक गया, ठीक है। कभी जब पसीना देखें, गर्मी में खूब पसीना होता है, लोग खूब उसको गाड़ते हैं, उसको खोल दीजिए, खूब गाड़ते हैं उसको, ठीक है। जब उसको खूब गाड़ते हैं तो उससे पसीना निकलता है, तो वो उस बाल्टी में देखेंगे तो पूरा निचोड़ देते हैं। कभी उसको पी के देखिएगा, लगेगा तो बेकार, लेकिन नमकीन लगेगा। हाँ, ऐसे ही कभी मुंह में आ जाता है तो नमकीन जैसा लगता है। आपकी बारिश में जब इस शरीर आपकी धुली, वो नमक कहाँ गया? नीचे गया ना, गया नीचे, ठीक है। दीवार जो है, जो सीमेंट लगा है, जो ईंट होती है, ठीक है, जैसे पहले रे और कलर आपको पढ़ाए हैं मिट्टी में ना, ठीक है, कैसे बनता था रे और कलर। जैसे पहले गांव में क्या होता था, लोग कपड़ा रे से धोते थे, आज कोई रे का प्रयोग नहीं करता है। और जानते हैं, उसी नमक के होने की वजह से आपका कपड़ा जो था उस गंदा, वो काट देता था उसको रगड़ते, और उस मिट्टी में थोड़ा कुछ होता है, उसमें जो नमक था, आप उस नमक जो रगड़ रहे थे उसको काट देता था वो, ठीक है। तो भैंस है, ठीक है, उसमें नमक है। भैंस जब धुलेगी, भैंस है, पशु हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं सब में नमक है। आप खाते हैं वो मीठा वगैरह खाते हैं,
लोग कहते हैं मीठा आप खा रहे हैं तो उसमें नमक नहीं है। आइसक्रीम देखें, आइसक्रीम का गाड़ी देखें, छोटी वाली जो चलती है, उसके साइडिया देखेंगे तो नमक रहता है, न गले रहता कि नहीं? आइसक्रीम में भी नमक रहता है, ठीक है, आइसक्रीम में भी नमक रहता है। तो ये जो सब हैं, सब धुल के आएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं ज़मीन पे आएगा। जब ज़मीन पे आएगा धुल के, ठीक है, इतना पशुओं का गोबर वगैरह जो है सब में नमक होता है, सब धुल के आएगा तो कहाँ जाएगा? इस पृथ्वी पे ज़मीन पे ही आएगा। और कहीं ना कहीं वो जब पानी उसका बहेगा तो कहीं ना कहीं खाल में जाएगा। खाले का मतलब जानते हैं? नीचे, जहाँ पे निचला सपाट हो, ठीक है, नीचे जाएगा तो पानी बह के कहीं ना कहीं नदी में जाएगा कि नहीं? तो इस वाली लूनी नदी जो है, ठीक है, एक तो इधर बालू वाला भाग है, ठीक, और इधर की मिट्टी अब जब जाएंगे, जब इधर आप जाएंगे तो इधर की मिट्टी जो ऊसर टाइप की है, ठीक है, ऊसर टाइप की। अब सोचिए कि ऊसर में तो नमक होता ही होता है, जहाँ पैदा कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? बंजर होता है, नमक, बंजर में नमक ही होता है, इसीलिए आपकी खेती नहीं होती है। जिसे हम लोग कहते हैं अम्लीय मिट्टी हो, क्षारीय मिट्टी हो गई, ठीक है। तो ये जो नदी है कुछ दूर तक, जब ये पहाड़ों से चलती है तो मीठी पानी लाती है। जैसे ही मैदानों में प्रवेश करके आती है, ठीक है, जब सभी पानी बहा के लाते हैं, इसके सहायक नदियाँ लाती हैं, तो ये इसमें हो जाता है खारापन। तो आप लोगों ने सुना होगा कि राजस्थान में भी नमक निकलता है, बताया मैंने कि राजस्थान में भी नमक निकलता है, ठीक है। यहाँ एक झील, राजसमंद झील, ठीक है, वहाँ नमक निकाला जाता है। वो झील बहुत ज़्यादा लवड़ी है, ठीक है। तो ये जो नदी का पानी जो लवड़ीय बना, ठीक है, ये पानी के बहाव से, ज़मीन से ये सब बह बह के आता है, तभी नदी लवड़ी होता है, पानी लवड़ी होता है। बाकी जो पानी बरस रहा है, जो बारिश हो रही है, वो तो शुद्ध है, उस पानी को आप पी भी नहीं सकते हैं। जो पानी बारिश का होता है इतना शुद्ध होता है कि आप पी नहीं सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसका जो लवड़ी पानी हुआ, ये पानी जब बहा के नदियाँ लाती हैं, इसके सहायक नदियाँ बारिश की वजह से लाती हैं, तब ये होता है लवड़ी, ठीक है। ये जब निकलती है अरावली से, ठीक है, तो नीचे देखिए कि दिया होगा रण, कच्छ का रण दिया होगा, इसी में आके ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसी से इस दलदल का निर्माण होता है, रण ऑफ कच्छ के दलदल का निर्माण, ये नदी आके मिलती है तो ये दलदली भाग रहता है, ठीक है। बनाया ना, वहाँ पे देखिए डॉट डॉट दिया होगा, ठीक। अब लिखा है लूनी नदी, राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र, ठीक है। राजस्थान का लूनी नदी जो है सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह नदी पुष्कर झील में, पुष्कर झील राजस्थान में, ठीक है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। साबरमती, ठीक, साबरमती और सरस्वती दो नदियों के भाग में निकलती है, ठीक है। आगे आके मिल जाती है, ये बन जाती है लवड़ी नदी, सॉरी लूनी नदी, ठीक है। अब लूनी जब आगे निकलती है तो ये यहाँ पे अजमेर है, देखिए अजमेर है, पॉलिटिकल में देखिए अजमेर होगा, अजमेर पॉलिटिकल में, ये देखिए अजमेर राजस्थान में, जहाँ पे आप लोग अरावली का देख रहे हैं अजमेर है, नीचे ही अजमेर होगा, देख रहे हैं। ये नदी वहीं से निकलती है, ठीक है, अजमेर से निकलती है, अरावली पहाड़ियों से, ठीक। ये जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, ठीक। फिर आगे हम लिखे हैं पीडीएफ का, यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, इसे लवणकारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नमक है, ठीक है। बाकी भारत की किसी भी नदी में उतना नमक नहीं मिलता है जितना इसमें मिलता है, ठीक है। इसी की वजह से जो रण ऑफ कच्छ है सफ़ेद दिखता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि सफ़ेद मरुस्थल कहाँ है, तो रण ऑफ कच्छ को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है, मतलब लूनी नदी का पानी, ठीक है, हाँ, खारा यही है, ठीक है। इसी की वजह से ये वाला जो भाग है सफ़ेद हो जाता है, नमक की वजह से भाग सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। सफ़ेद ऊपर बर्फ भी है, लेकिन वो शीत मरुस्थल है, ठीक है, वो शीत मरुस्थल है, ठीक। और जो सफ़ेद मरुस्थल है यहाँ पे है, उसको शीत मरुस्थल बोला जाता है, और इसको सफ़ेद मरुस्थल बोला जाता है। जो पानी सूखने के बाद, हाँ, पानी सूखने के बाद, पानी नहीं, दलदल रहता है ना, तो नमक जो है इसका, नमक मतलब पानी तो भाप बन के उड़ता रहता है, दलदल टाइप में जब रहता है तो नमक इसका दिखता है, तो पूरा जब फैला रहता है, जैसे गाज नहीं दिखता है, गाज, तब देखेंगे गजवा दिखेगा, तो वो सफेद तो पानी वहाँ से हट जाएगा तभी दिखता है, पानी सूख जाता है ना। दलदल वहाँ नॉर्मल दलदल है, जैसे गांव में जो हम लोग मशीन का पानी बहाते हैं तो पनिया दिखता नहीं है, लेकिन पैरवा डालेंगे तो दब जाएगा वो,
ठीक है। तो उसी भाग पे जब वो सूखता है तो नमक जो रहता है उसका, वो तो नमक दिखता है, उसी को बोलते हैं सफ़ेद मैदान है वो, ठीक है। फिर लिखा है घग्गर, लूनी, रूपेन, सरस्वती और बनास नदियाँ अंतः स्थली अपवन का उदाहरण है। यानी घग्गर नदी, लूनी नदी, बनास नदी, ये सब अंतः स्थली अपवहन का उदाहरण है। यानी ये अंदर ही बहती हैं और ये समाप्त हो जाती हैं। यानी राजस्थान के अरावली से निकली और गुजरात के कच्छ, रण ऑफ कच्छ में आके समाप्त हो गई। इन्हें कहा जाता है अंतःस्थलीय नदियाँ। हम आपको पढ़ाए थे, जब लिखवा रहे थे पहली बार तो बताए थे कि कौन हिमालय से निकलती हैं, कौन अरब सागर में गिरती हैं, कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कौन अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय का मतलब उस राज्य में ही निकले, दूसरे राज्य में ही समाप्त हो जाए, न बंगाल की खाड़ी में मिले न अरब सागर में मिले, ठीक है। ये है आपकी लूनी नदी, ठीक, समझ रहा है? इतना है लूनी नदी, ठीक। अब इसके आगे एक नदी अभी बताएं, साबरमती। गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है अहमदाबाद, ठीक है, जिसे हम लोग मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो साबरमती नदी जो है वो भी इसी अरावली के पास से ही निकलती है, ठीक। देखिए निकल रही होगी और आके गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिरती है। देखिए गुजरात वाला, राजस्थान वाला खुली बाग, साबरमती आ रही है, साबरमती नदी नहीं मिला। गुजरात अरावली वाले भाग से निकल रही है, ठीक है। नहीं दिया होगा तो हम दिखा दे रहे हैं। देखिए आप लोग गुजरात में आइए, गुजरात वाले भाग में यहाँ पे देखिए लिखा होगा साबरमती, ऐसे लिखा होगा। देखिए खंभात जहाँ पे लिखा है, पॉलिटिकल में देखिए, पॉलिटिकल में देखिए साबरमती नहीं दिख रहा आप लोगों को? हमें तो मिल गया साबरमती। अरे खंभात की जो खाड़ी कहाँ, देखिए पहले खंभात की खाड़ी देखिए, देखिए खंभात की खाड़ी यहाँ पे है, ये वाला है खंभात की खाड़ी ना। खंभात की खाड़ी से जस्ट थोड़े से ऊपर आइए, जहाँ पे लिखा है गांधीनगर, पॉलिटिकल में खंभात से ऊपर खंभात की खाड़ी, अब कच्छ की खाड़ी देख रहे हैं, खंभात की खाड़ी नीचे है। अब उसके ऊपर आइए, देखिए लिखा है गांधीनगर, साबरमती लिखा है, गांधीनगर के पास साबरमती लिखा है। वो जो साबरमती आश्रम है वो साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। जो नहीं दिया है नदी, देखिए उसकी नीला सा दिया होगा, नीला सा चिन्ह बनाया होगा, साबरमती लिखा है, नीले कलर से लिखा होगा साबरमती, नीले कलर से लिखा है, वो साबरमती नदी है जो नीले कलर से लिख रहा है ना। और देखिए अहमदाबाद लिखा होगा उसके ऊपर, ठीक है, अहमदाबाद लिखा है, साबरमती के जस्ट नीचे लिखा होगा अहमदाबाद, ठीक है। अब ये जो साबरमती है देखिए जा रही है राजस्थान में, कोटरा जगह है, ठीक है, राजस्थान में कोटरा जगह दिख रहा है, राजस्थान में कोटरा, राजस्थान में डूंगरपुर दिख रहा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दिख रहा है। डूंगरपुर से थोड़ा सा ऊपर आइए, माउंट आबू लिखा है, माउंट आबू लिखा है ना। माउंट आबू के पास से ही नदी निकलती है साबरमती। पश्चिम बनास लिखा है ना, जो पश्चिम बनास लिखा है, ठीक, वहीं के पास से ही वो भी पश्चिम बनास भी नदी ही है, ठीक है। ये जो साबरमती है भी अरावली के पास से ही निकलती है और आके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। मिला, ठीक है, ये निकलती है अरावली पहाड़ियों से ही, ठीक, ये आगे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछे कि साबरमती जो नदी है, जो साबरमती नदी है वो कहाँ से निकलती है? निकलती है अरावली पहाड़ियों से ही, ठीक, आगे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। भारत की एक ऐसी नदी है, ठीक है, जो कर्क रेखा को एक बार काटती है, बस यही है, एक बार काटने वाली ये नदी है, ठीक है। ये जो साबरमती नदी है देखिए कर्क रेखा काट रही होगी, क्योंकि गुजरात के कच्छ वाले भाग से, रण ऑफ कच्छ से गुजर रही है एक नदी आपकी, सॉरी एक कच्छ, रण ऑफ कच्छ से गुजर रहा है कर्क रेखा ना, उसको काटते हुए साबरमती नदी आ रही है,
ठीक है। साबरमती नदी का किनारा अब आपको बताया कि अहमदाबाद स्थित है। जो अहमदाबाद शहर है वो किसके तट पे स्थित है? साबरमती के तट पे। इसमें तो दिया ही नहीं है। माही, मीठी, काली, कौन कौन सी नदी दिया है? अमरावती, नर्मदा, कावेरी। साबरमती की चर्चा ही नहीं है इसमें। ठीक है, जान दीजिए, नहीं चर्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, साबरमती कहाँ से निकल रही है? अरावली की पहाड़ियों से। ठीक, कर्क रेखा को एक बार काटती है। ठीक, अहमदाबाद इसके किनारे है। साबरमती जो आश्रम बना है, देखिए साबरमती जगह होगा, ठीक है, गांधी जी ने बनवाया था उसको, ये इसी के तट पे स्थित है। ठीक है, ये जो साबरमती नदी है ये खंबात की खाड़ी में आके गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में आके ये नदी मिल जाती है। ठीक है, निकलेगी अरावली से, कर्क रेखा को एक बार काटेगी, अहमदाबाद इसके किनारे स्थित है। साबरमती आश्रम भी इसी पे है, खंबात की खाड़ी में आके नदी मिल जाती है। ठीक है, अब एक और नदी है आपकी माही। ठीक है, माही एक नदी है। ठीक, ये निकलती है विंध्य पर्वत श्रेणी से, मध्य प्रदेश के एमपी के विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, एमपी से निकलेगी ये जाएगी राजस्थान में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा देख रहे हैं जगह, माही नदी मिल रहा है आप लोगों को? माही नदी जहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, देखिए बता रहे हैं, यहाँ पे आइए, देखिए ऊपर जो है ना, ठीक है, यहाँ से देखिए माही नदी निकल रही होगी। ठीक, अब यहाँ से देखिए जहाँ पे लिखा होगा मध्य प्रदेश में, देखिए लिखा होगा जहाँ पे धार लिखा है, गुजरात के जस्ट बगल में लिखा होगा धार, देखिए लिखा है। अच्छा, अलीराजपुर लिखा है, अलीराजपुर लिखा होगा मध्य प्रदेश वाले भाग में, गुजरात से जस्ट सटा हुआ है, देखिए लिखा होगा अलीराजपुर, नहीं लिखा है। अच्छा, कोई नदी ले जा रहा है कोई एमपी से? माही दिखा रहा है ना, देखिए वो जब एमपी से जा रहा हो, देखिए राजस्थान में जा रही होगी। एमपी से जा रहा हो तो राजस्थान में, वो तो गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिर रहा है ना, गुजरात में ना। देखिए आप सबसे पहले देखिए कि उसका उद्गम हो रहा है एमपी से, विंध्य पर्वत श्रेणी से हो रहा है उसका। ठीक है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा इस वाले भाग में, देखिए यहाँ से एंट्री कर रही है, देख रहे हैं, यहाँ से निकली है नदी इधर से। हाँ, ठीक है, लिखा नहीं है आप में, इस मैप में नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन ये जो नदी है यहीं से निकल रही है। अब देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान में, देखिए जगह है राजस्थान में, जहाँ से एंट्री कर रही है डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा, मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए जब ये एंट्री कर रही है डूंगरपुर बांसवाड़ा के समय पास में, तो देखिए एक बार कर्क रेखा को काट रही है। ठीक है, काट रही है नहीं कर्क रेखा को? देखिए पूछ देगा क्वेश्चन, कर्क रेखा को पहली बार कब काटती है? तो पहली बार एमपी में काटती है कर्क रेखा को। ठीक है, पहली बार ये कर्क रेखा को एमपी में काटती है, और दूसरी बार ये जब काटती है तो फिर ये राजस्थान में काटती है। ठीक है, पहली बार एमपी में, दूसरी बार राजस्थान में। ठीक है, तो ये जब एमपी के विंध्यवासिनी पर्वत श्रेणी से चलती है, ये नदी बहती है, ठीक है, उत्तर की तरफ, वैसे होते हुए फिर आती है राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वैसे होते हुए फिर आती है गुजरात होते हुए, फिर आके गिर जाती है आपकी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो जो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
भारत की एकमात्र नदी माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार जब एमपी से निकलती है तो एमपी में ही काट देती है, जैसे ही राजस्थान में प्रवेश करती है थोड़ा सा पहले ही, उसके बाद राजस्थान से जब घूम के फिर नीचे की तरफ आती है और गुजरात में एंटर करती है तो गुजरात से सटे बॉर्डर के पास ही ये फिर काटती है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे माही नदी। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, माही नदी। निकलती कहाँ से है, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए कहाँ पे गिरती है, खंभात की खाड़ी में। साबरमती कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी में। लूनी कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में, वो अंतःस्थलीय नदी है। ठीक है, अब माही नदी के बारे में देखते हैं, दिया कि नहीं। ये दिया भी नहीं है शायद, छोटी नदी समझ लेता है जबकि कर्क रेखा को 2 बार काट रही है। हर नदी को नहीं दिया, नहीं, माही नदी दिया। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। बस खत्म। ये दिया ही नहीं, विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है, कर्क रेखा को एक बार एमपी में ही काट देगी, फिर जाएगी तो राजस्थान में, फिर राजस्थान में काटेगी, फिर आते हुए गुजरात में आती है। ठीक है, किस किस जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है माही नदी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिलों से होते हुए राजस्थान के आती है, फिर गुजरात में एंटर कर जाती है। ठीक है, ये रही आपकी माही नदी। ठीक, अब नदी आगे आइए, एक नदी है, एक नर्मदा। ठीक है, अब इस नदी को हम देख लेते हैं हम लोग, नर्मदा नदी को। देखिए, ये एमपी में आई है, एमपी में ये नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। एमपी वाले भाग में आइए, एमपी के इससे आगे और आइए, इससे आगे चलिए, एमपी में आइए, जहाँ से इसका उद्गम हो रहा है। एमपी में, मध्य प्रदेश में आइए, जहाँ से इसका उत्तर प्रदेश और आगे, एक बार और आगे जाइए। हाँ, नर्मदा नदी। और आगे आइए, कितना तेज ठंडा गलन हो रहा है आज। देखिए, फिजिकल में आइए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा अमरकंटक की पानी यहाँ से निकल रही होगी, नर्मदा नदी। फिजिकल में आइए, देखिए नर्मदा नदी निकल रही है। नहीं दिया है, ठीक है। अरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वो। हाँ, तो वही अमरकंटक की पहाड़ी है ना, पठार है अमरकंटक का। मैकाल पर्वत श्रेणी पे है, अमरकंटक का पठार है ना। वहीं से देखिए नर्मदा नदी निकल रही है। नहीं दिया है, देखिए यहाँ से देखिए निकल रही नदी, ठीक है, यहाँ से नदी निकल रही है। ठीक, यहाँ से होते हुए ये नदी, जो ये नदी यहाँ से निकल रही है छत्तीसगढ़ के पठार के पास, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमा से नदी निकल रही है। ठीक है, इसके आगे जब ये जाएगी तो मध्य प्रदेश होते हुए थोड़ा सा आपके महाराष्ट्र में एकदम देखिए बॉर्डर पे आ रही होगी, महाराष्ट्र में बॉर्डर पे एकदम आ रही होगी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है महाराष्ट्र में बॉर्डर पे आके आते हुए फिर गुजरात में प्रवेश करते हुए खंभात की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, तो निकलती कहाँ से है, मैकाल पर्वत श्रेणी के पास, अमरकंटक के पठार से। ठीक है, मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक, अमरकंटक के पठार से। ठीक,
एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए अरब सागर के, अरब के खंबात खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, खंबात खाड़ी के खाड़ी में ये गिर जाती है। विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। यहीं बनाई गई है, इसी नदी के तट पे। ठीक है, जो नर्मदा नदी के तट पे जब गुजरात में एंटर करती है ये नदी, ठीक है, तो सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व की, सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे। ठीक है, ये जो नदी है, ये नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी का मतलब बहुत ज़्यादा दरार नहीं, पर्वत जो हैं, पर्वतों के बीच से खूब काटते हुए और खूब आवाज़ करती, गर्जना करती है ये नदी। क्योंकि आप सोचिए कि जब नदी पर्वतों से निकलती है तो खूब तेज़ी से आवाज़ करती है। ठीक है, तो ये जो है भ्रंश घाटियों से बहती है। ठीक, ये पूछ देगा आपसे किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो विंध्य पर्वत श्रेणी देखिए दिया होगा उसके ऊपर, और नीचे दिया होगा आपका सतपुड़ा रेंज दिया हुआ, देखिए सतपुड़ा रेंज दिया होगा। रेंज में श्रेणी होता है। ठीक है, जो नर्मदा नदी है फिजिकल में देखिए, आप लोग फिजिकल में देखिए कि सतपुड़ा रेंज और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच नर्मदा नदी बह रही है, भ्रंश घाटियों के बीच। नहीं दिया है, नहीं दिया है, ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ऊपर देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी दिया होगा, और देखिए इसके बीच से जा रही है नर्मदा, देख रहे हैं? ठीक है, आपने भी दिया ना, दिया है। जो सतपुड़ा रेंज है जो, ठीक है, और विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच ये नदी बहती है। तो आपसे पूछे कभी कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक के पठार से, जो छत्तीसगढ़ के पास से निकलती है। ठीक है, ठीक है, फिर आती है ये महाराष्ट्र होते हुए, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये इसी नदी के तट पे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई गई है। ठीक है, जिसे हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बैठाई गई है? सॉरी, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बैठाई गई है? नहीं, हैदराबाद में। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा वही बैठाई गई हैदराबाद में, भीमराव अम्बेडकर की। नहीं, इनसे ऊंची नहीं, विश्व की सबसे, भीमराव अम्बेडकर की पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे ऊंची प्रतिमा इनकी बनी है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जो नर्मदा नदी है छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। ठीक है, दक्षिण में सतपुड़ा और विंध्य में, उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई यह नदी संगमरमर की चट्टानों में सुंदर महाखट जबलपुर के निकट या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। इस जलप्रपात का नाम है, जलप्रपात का मतलब झरना, यानी जो यहाँ से ऊपर से ना पानी आ रहा है, गिर रहा है खूब। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ये जबलपुर में। ठीक है, अच्छा, ये जो पर्वत श्रेणी है इसकी, जहाँ पे झरना बना रहा है, यहाँ से हम लोग काट के निकालते हैं संगमरमर का पत्थर। जो हम लोग घरों में टाइल्स बनाते हैं ना, जो हम लोग संगमरमर लगाते हैं, टाइल्स और संगमरमर अंतर है। टाइल्स से पैर आपको बहुत तेजी से फिसलता है, गिरेंगे, कमर में चोट आएगी, टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन संगमरमर में पैर फिसलता नहीं है। ठीक है, तो अक्सर आप लोग देखेंगे सफ़ेद एकदम व्हाइट कलर का रहता है, घरों में लगता है वो। ठीक है, तो जो संगमरमर होता है, ये जो झरना है, ये धुआंधार जलप्रपात या झरना जो है इसी पर्वत श्रेणी से बहता है, इसीलिए इसका जो ये मतलब बहुत सुंदर लगता है देखने में। इसका जो
आकृति वगैरह दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है, क्योंकि झरना में जब झरना में बह रहा है तो किस पर्वत से बह रहा है, जो संगमरमर के पत्थर हैं उसी के बीच से बह रहा है, ठीक है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश के जबलपुर में, एमपी के जबलपुर में ये धुआंधार जलप्रपात है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे, ठीक है। समझ रहा है? ये नदी इसका निर्माण नहीं की है, ये निर्माण की है महाखंड की। जैसे गार्ज, बुंदी गार्ज सिंधु नदी बनाती है। जम्मू कश्मीर जो भाग था उसका आप लद्दाख में बना रही है। जो लद्दाख में बुंदी गार्ज हम बताए थे आप लोगों को कि बीच जो सबसे 5000 मीटर नीचे है, वो जो है ना 5000 मीटर नीचे गहरा है, गार्ज बना रही है, ठीक है। वो भी पहाड़ियों के बीच में ही है, ये भी खंड ही बनाई है। लेकिन यहाँ पे इसने जो रूप धारण कर लिया है वो जलप्रपात का रूप धारण कर लिया है, ठीक है, जिसे हम लोगों ने नाम दिया धुआंधार जलप्रपात। तो कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, ठीक है। आप इसके आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसका प्रमुख कारण है कि एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें अवसाद की मात्रा नहीं होती है। अवसाद का मतलब होता है गाज, कचड़ा, जो खराब चीज़ें हैं जो बह के सब गया है, ठीक है। न यहाँ पे समतल ऐसा मैदान टाइप है, ठीक है। ये गिर रही है तो डायरेक्ट आके गिर रही है, पर्वतों से भ्रंश घाटियों से होकर बह रही है, ठीक है। ये बताइए कि जब पानी नाली से जाता है तो तेजी से जाता है? जब पानी नाली से जाता है तो तेजी से जाता है कि नहीं? लेकिन जब खेतों में जाता है तो धीरे हो जाता है। उसी तरह ये भी है, जब ये भ्रंश घाटी तो पर्वतों के बीच पतले रास्तों से बह रही है, गर्जना के साथ बह रही है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो एकदम समतल मैदान में हो जा रही हैं, ठीक है। इसलिए ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और ये निर्माण करती है एस्चुरी की, ठीक है। समझ आ रहा है? आगे देखिए, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर दूरी तय करती है टोटल, ठीक है। ये दूरी तय करती है 1312 किलोमीटर। प्रवाहित होने के बाद भड़ौच के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यानी एक जगह है गुजरात में भड़ौच, देखिए जगह होगा, पॉलिटिकल में देखिए भड़ौच है, ठीक। वहीं भी आगे खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। फिर दिया है तथा 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नद मुख बनाती है। 27 किलोमीटर लंबा, सोचिए कि 27 किलोमीटर कुछ कहा जाता है। अभी तो बताइए एस्चुरी नहीं बताए, जहाँ पे नदी आके समुद्र में डाल के मिल जाती है। तो सर 7 किलोमीटर गहरा नहीं, गहरा थोड़ा इतना बनाएंगे। जैसे ये एस्चुरी ज़्यादा गहरा, हम आपको क्या पढ़ाए हैं, देखिए जब ये समुद्र में गिरेगा तो यहाँ पे तो रोक देता है, ठीक। लेकिन ये जब इधर आती है, ठीक है, तो जब यहाँ पे आके गिरता है ये, ठीक, तो इसका जो मिट्टी वगैरह जो कचरा वगैरह था ऊपर चढ़ने लगता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आके समुद्र में मिला है, ये रास्ते में कहीं नहीं रुका है, डेल्टा का निर्माण कहीं नहीं किया है, डायरेक्ट समुद्र से मिला है और यहाँ पे मिट्टी ऐसे उठा दिया है, कचरा यहाँ पे उठाया है। ये है आपका एस्चुरी, ठीक है। ये 27 किलोमीटर तक का निर्माण करता है, ठीक। फिर इसके आगे है अरब सागर में गिरने वाली यह प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या बोल रहा है? अरब सागर में। क्वेश्चन का लेवल देखिए, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, लेकिन गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, इसका क्या पूछ रहा है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है। अब खोपड़ी पे ध्यान पे है कि नहीं है, अब ये तो जो पढ़ाने वाला कैसे पढ़ाए आप जानिए, ठीक है। अगर आपकी खोपड़ी में बैठा है कि पूछ रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, तब तो हमने बता दिया कि नर्मदा। अगर वो पूछ दिया कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब आपके समझ के ऊपर है कि आप किस तरह समझते हैं, किस तरह करते हैं, किस तरह नहीं करते हैं, ठीक है। समझ आया? ठीक। तो जो नर्मदा है,
मैकाल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक के पठार से निकलती है, भ्रंश घाटियों से होके बहती है, विंध्य पर्वत श्रेणी सतपुड़ा रेंज के बीच से बहती है, जो भ्रंश है, कगार है, ठीक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, इसी नदी में बनाया गया है। ठीक है, भरूच में ये बनाया गया है। ठीक, यह महाखंड का निर्माण करती है, जिससे एक जलप्रपात का निर्माण होता है, धुआंधार जलप्रपात। वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, फिर ये अरब सागर में आके गिरती है। ठीक है, 1312 किलोमीटर टोटल दूरी तय करती है। ठीक, ये निर्माण करती है एस्चुरी की। ठीक है, नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। ठीक है, समझा रखने, ये नर्मदा आपकी हुई। ठीक, अब इसी के नीचे देखिए एक नदी होगी ताप्ती, जिसे हम लोग तापी नदी के नाम से जानते हैं। देखिए है तापी, ये भी देखिए मध्य प्रदेश से निकल रही होगी। तापी नदी है, मिला तापी, तापी है, तापी इसको हम ताप्ती भी कहते हैं। ठीक है, इसी के नाम पे चलती है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस है ट्रेन। ठीक है, गुजरात जाती है। ठीक, देखिए ताप्ती एक्सप्रेस है ना, गुजरात जाती है। ठीक है, जो ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, देखिए एमपी के बैतूल जिले लिखा है, बीच में दिया होगा थोड़ा सा नीचे, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है नदी। ठीक है, एमपी होते हुए महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में, देखिए महाराष्ट्र में जा रही है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, जब नर्मदा नदी महाराष्ट्र से गई है तो ताप्ती महाराष्ट्र से जाएगी कि नहीं? सोचिए, जब नर्मदा गई है महाराष्ट्र के ऊपरी वाले भाग से तो ताप्ती भी तो जाएगी। ठीक है, गई है। ठीक, इसके बाद देखिए ये किस रेंज के बीच है, तो ये है आपके सतपुड़ा और देखिए अजंता के बीच होगा। अजंता पर्वत श्रेणी देखिए लिखा होगा महाराष्ट्र में, अजंता पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये किस भ्रंश घाटियों के बीच बहती है? तो सतपुड़ा और अजंता के बीच ये जो नदी है ताप्ती नदी निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ठीक है, ये दो पहाड़ों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी के बीच होके बहती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये भी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। इधर की ज़्यादातर नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ऊंचाई से आ रही है। ऊंचाई से आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पश्चिम दिशा में बहने वाली यह एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है जो 724 किलोमीटर लंबी है। ठीक, 724 किलोमीटर लंबी है। यह नदी लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित होती है। लगभग 65 से 66,000 वर्ग किलोमीटर में ये अपवाहित होती है। ठीक है, इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में, सर्वाधिक भाग इसका महाराष्ट्र में है। ताप्ती नदी का सर्वाधिक जो भाग है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसका कुछ भाग 8 से 10% गुजरात में है। ठीक है, 10 से 15% महाराष्ट्र में है, अरे सॉरी एमपी में है। ठीक है, एमपी के बैतूल जिले से निकलती है मुल्ताई पर्वत से। ठीक है, सतपुड़ा रेंज में एक मुल्ताई पर्वत श्रेणी है बैतूल जिले के पास। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं मुल्ताई पर्वत श्रेणी से निकलती है सतपुड़ा के। ठीक है, ये जो है बैतूल जिला से। ठीक, 724 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। ठीक, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, सूरत जानते हैं? गुजरात का सूरत देखिए इसी की तरफ स्थित होगा।
देखिए दिया होगा पॉलिटिकल में। देख रहे हैं सूरत है ना, भरूच के नीचे भरूच देखिए ना, महाराष्ट्र जैसे प्रवेश कर रही है, देख रहे हैं सूरत जो है ना, सूरत इसी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि कहाँ से निकलती ताप्ती नदी, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, मुल्ताई पर्वत श्रेणी से, जो किसका भाग है, सतपुड़ा रेंज का भाग है। ठीक है, एमपी से निकलती है, एमपी महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके तट पर स्थित है सूरत। यह नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। अजंता और सतपुड़ा पर्वत रेंज के बीच ये नदी बहती है। ठीक है, समझा क्या? इतना जो है पढ़ने के बाद हम लोगों को अब मिलेगी छोटी छोटी नदी। एक नदी मिलेगी मांडवी। ठीक है, मांडवी, काली, ये जो नदियां हैं 5-6। ठीक है, अब कल पढ़ाया जाएगा, बहुत ही ठंडा लग रहा है हमको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।